ओके, नाउ वी नीड टू स्टार्ट विद न्यू टॉपिक टुडे। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एचडीडीज एंड एसएसडीज। हम लोगों ने बेनिफिट भी डिस्कस किए थे, दैट व्हाट इज द रीजन दैट वी दैट एसएसडीज टुक ओवर द मार्केट ऑफ एन एचडीडी। लेकिन अभी भी ऐसी क्या चीज है, अभी भी लॉन्गेटिविटी का इशू एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से आपके पास एचडीडी इज अहेड ऑफ एसएसडी, क्योंकि लॉन्गेटिविटी आपके जो लाइफ का एक पर्पज होता है वो लाइफ आपके पास ज्यादा है, किसकी, एचडीडी की आपके पास ज्यादा लाइफ होती है एज कम्पेयर टू द एसएसडीज। हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर मैं एसएसडीज के ऊपर 20 GB ऑफ द डाटा जो है वो 3 साल तक राइट करवा दूं तो मेरे पास एसएसडी जो है वो खत्म हो उसकी लाइफ आपके पास क्या हो जाती है, रैप अप हो जाती है, खत्म हो जाती है आपके पास। ठीक है, अच्छा जी। अब आपके पास क्या चीज आ रही है अब हम आते हैं ऑफलाइन स्टोरेज के ऊपर। ऑफलाइन स्टोरेज आपके पास बेसिकली वो स्टोरेज कैपेसिटीज होती हैं जिसके अंदर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ द डाटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ द डाटा आपके पास स्टोर हो सकता है एज अ बैकअप। बैकअप के तौर पे आपके पास जो है वो डाटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ द डाटा या लार्ज अमाउंट ऑफ द डाटा होता है, ये आपके पास क्या है, ये आप जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर भी रिकॉल कर सकते हो, और आप जो है आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, यानी कि आप एक लंबे टाइम के बाद ही, एक लंबे टाइम के बाद भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मली ऑप्टिकल स्टोरेज भी कराता है। क्यों आपके पास ऑप्टिकल स्टोरेज करा रहा है? बिकॉज देयर इज अ ऑप्टिकल मीडियम इनसाइड दैट। अब वो ऑप्टिकल मीडियम आपके पास क्या होता है, जिसको आप एक बोलते हो लेयर बोलते हो। अब वो लेयर किस तरह की होती है, क्या चीज होती है, इन तरह उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैंने बनाया या है। देखो यहाँ पे जो आपके पास एक लेयर होती है, आपके पास क्या होती है, ये आपके पास पॉलीकार्बोनेटेड लेयर होती है। दैट इज द रीजन वी कॉल इट वी कॉल इट ऑप्टिकल लेयर। अब देखो होता क्या है, जब मैं सीडीज और डीवीडीज की बात करता हूँ, सीडीज और डीवीडीज के अंदर जो डाटा होता है वो रीड होता है विद द हेल्प ऑफ अ रेड लेजर लाइट, एक्सेप्ट फॉर द ब्लू रे। ब्लू रे के अलावा जितनी भी चीजें होती हैं उन तमाम चीजों के अंदर जो डाटा आपके पास रीड हो रहा होता है, वो डाटा रीड आपके पास किसकी मदद से होता है, डाटा आपके पास रीड हो रहा होता है आपके पास ब्लू लेजर लाइट से। बाकी तमाम चीजों के अंदर रेड लेजर लाइट से डाटा रीड हो रहा होता है। अब होता क्या है आपके पास, वी डू हैव अ डिस्क। हमारे पास एक हार्ड ड्राइव होती है, या सॉरी हार्ड डिस्क होती है, सॉरी माय बैड। हमारे पास सीडी होती है जो कि एक सर्कुलर शेप के अंदर होती है। इस सर्कुलर शेप के अंदर आपके पास एक ऑप्टिकल मीडिया चल रहा होता है, जिसको आप क्या बोल रहे होते हैं, जिसको आप बोल रहे होते हैं, सही नहीं बनाया मैंने, एक मिनट, बल्कि ये बना हुआ तो है, मैं क्यों दोबारा बना रहा हूँ। अच्छा, तो ये आपके पास क्या होता है, एक हमारे ऑप्टिकल ये सीडी है। सीडी के अंदर आपके पास ये क्या चल रही है, एक आपके पास लेयर चल रही होती है जिसको आप क्या बोलते हो, पॉलीकार्बोनेटेड लेयर बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसको, पॉलीकार्बोनेटेड लेयर आप इसको बोल रहे होते हैं। जब ये पॉलीकार्बोनेटेड लेयर होती है, ये आपको दिख रही होती है, ऑब्वियसली यू कैन नॉट सी दैट विद द नेकेड आई। आप इसको नेकेड आई से नहीं देख रहे होते हैं। ये आपके पास इसके अंदर क्या चीज होती है, इसके अंदर आपके पास पिट्स एंड बम्प्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें आपके पास, पिट्स एंड बम्प्स आपके पास होते हैं। ये जो पिट्स एंड बम्प्स होते हैं, इसके अंदर आपके पास डाटा स्टोर हो रहा होता है। इसमें आपके पास क्या हो रहा होता है, डाटा स्टोर हो रहा होता है। अब बम्प्स के अंदर आपके पास डाटा जो है वो स्टोर होता है, जबकि पिट्स के अंदर आपका डाटा स्टोर नहीं होता है। और जो डिफरेंस होता है बिटवीन टू बम्प्स, यानी जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू बम्प्स, ये आपके पास क्या कहलाता है, ये आपके पास कहलाता है, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं हम इसको, वेवलेंथ बोल रहे हो। अब जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी, यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा आपके पास दो बम्प्स के दरमियान में, उतना ही कम डाटा स्टोर होगा। दैट मीन्स द नियरर द बम्प्स आर टू ईच अदर, ऑब्वियसली द मोर डाटा विल बी स्टोर्ड। व्हाई? बिकॉज आपके पास जो डाटा स्टोर हो रहा है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, आपके पास बम्प्स के अंदर स्टोर हो रहा है, पिट्स में डाटा स्टोर नहीं हो रहा होता। तो जब भी मैं एक ऑप्टिकल मीडिया की बात करता हूँ, तो ऑप्टिकल मीडियम के अंदर या ऑप्टिकल मीडिया के अंदर आपके पास एक पॉलीकार्बोनेटेड लेयर होती है जिसकी लेंथ आपके पास होती है 1.2 मिलीमीटर। अगर आपके पास सिंगल लेयरिंग है, अगर आपके पास सिंगल लेयरिंग है तो 1.2 मिलीमीटर, और ये सिर्फ और सिर्फ या तो रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करेगी एट अ टाइम, या फिर आपके पास राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करेगी एट अ टाइम, कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। अगर यही आपके पास ड्यूअल लेयरिंग है, जो कि कुछ इस तरह से दिखती है कि एक दूसरे के ऊपर दो लेयर्स हैं, तो ये आपके पास रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं। सीडी के अंदर आपके पास कभी दो लेयर्स होती हैं। अगर ड्यूअल लेयरिंग है तो ये रीड राइट ऑपरेशन साइमल्टेनियसली परफॉर्म करवा सकती है।
इसी तरह डीवीडी के अंदर भी आपके पास ड्यूअल लेयरिंग आती है, जबकि इन दोनों के अंदर आपके पास सीडी रोम या जिसको सीडी आर भी आप कहते हैं, ये आपके पास सिंगल लेयरिंग होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। मैंने ये बात बोली कि आपके पास जो डाटा स्टोर हो रहा है वह कहाँ स्टोर हो रहा है, इन द बम्प स्टोर हो रहा है। कहाँ पे स्टोर हो रहा है डाटा, आपके पास बम्प्स के अंदर स्टोर हो रहा है। तो आपके पास एक पॉलीकार्बोनेट लेयर के अंदर दो बम्प्स के दरमियान में जो डिफरेंस है, दो बम्प्स के दरमियान में जो डिफरेंस होगा वो आपके पास क्या कहला रहा होता है, वो आपके पास कहलाता है वेवलेंथ। मैंने लिखा हुआ भी होगा, ये लिखा हुआ क्या कहला रहा है आपका, वेवलेंथ कह रहा है। जितना कम आपके पास वेवलेंथ होगा उतना ही ज्यादा डाटा आपके पास इसमें स्टोर हो रहा होगा। अब अगर मैं देखता हूं तो आपके पास डिस्क टाइप आपके पास सीडी है, जो कि मैंने बोला सिवाय ब्लू रे के जो आपके पास तमाम तरीके की ऑप्टिकल मीडिया है वो तमाम आपके पास किससे रीड होते हैं, रेड कलर की लेजर लाइट से रीड होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द ब्लू रे। इसको कहते ही ब्लू रे इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपके पास ब्लू लेजर लाइट इस्तेमाल हो रही हो। जब मैं वेवलेंथ की बात करता हूँ तो वेवलेंथ फॉर द सीडी होती है आपके पास 780 नैनोमीटर। 780 नैनोमीटर का मतलब है कि आपके पास दो बम्प्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना है, 780 नैनोमीटर का है। जबकि अगर मैं डीवीडी की बात करता हूं तो मेरे पास 650 नैनोमीटर का है। तो मुनीम बेटा मुझे बताओ कि किस में डाटा ज्यादा आएगा, मेरे पास सीडीज में डाटा ज्यादा आएगा या मेरे पास डीवीडीज में डाटा ज्यादा आएगा। सर डीवीडी से ज्यादा आएगा। बिल्कुल सही है, शाबाश। मेरे पास सर डीवीडीज में ज्यादा आएगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है, आपके पास कम है। जबकि ब्लूरे में सर और ज्यादा आ जाएगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ और ज्यादा कम है, यानी कि उसके दो बम्प्स के दरमियान में और ज्यादा डिस्टेंस आपके पास कम है। तो मैंने यहाँ पे ये बात लिखी हुई है डिस्कंस्ट्रक्शन के अंदर कि सर सिंगल 1.2 मिलीमीटर पॉलीकार्बोनेटेड लेयर है। और जबकि अगर मैं बात करता हूँ डीवीडी आर डब्ल्यू की तो इसमें दो 0.6 मिलीमीटर पॉलीकार्बोनेट लेयर्स हैं। क्या है, दो लेयर्स हैं। किस तरह से, एक लेयर फॉर रीड और दूसरी लेयर फॉर राइट। लेकिन जब मैं दो लेयर्स की बात करता हूँ तो इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस जगह से डाटा को रीड करवाना, तो आपके पास ये लेजर लाइट आ रही थी जो कि यहाँ पे आना था, यहाँ पे स्ट्राइक करनी थी। लेकिन जब ये एक मीडियम से टकराई तो ये दूसरी की तरफ आपके पास क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। क्या हो गई आपके पास, अब रिफ्रैक्ट हो गई, यानी कि इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। जब इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया और ये रिफ्रैक्ट हो गई आपके पास, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं यहाँ पे बेयर फ्रिंजिंग। क्या बोलते हैं हम इसको, बेयर फ्रिंजिंग बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये ड्यूल लेयरिंग इज अ गुड स्टफ, लेकिन आपके पास ड्यूल लेयरिंग के अंदर क्या मसला आ सकता है, बेयर फ्रिंजिंग का मसला आ सकता है। क्या मसला आ सकता है इसके अंदर आपके पास, इसमें आपके पास बेयर फ्रिंजिंग का मसला आपके पास आ सकता है। ठीक है जी? अब मैं बात कर लेता हूं आपके पास ब्लू रे की। तो ब्लू रे भी मैंने लिखा हुआ है सिंगल एंड डबल, यानी ये सिंगल भी हो सकती है और ये आपके पास डबल भी हो सकती है। सिंगल लेयर भी हो सकती है और डबल लेयर भी हो सकती है। अगर आपके पास सिंगल है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगी, और अगर डबल है तो रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन साइमल्टेनियसली परफॉर्म करवा सकती है। तो अब आपके अगर ये सिंगल होगी तो डेट्स 1.2 मिलीमीटर, और अगर आपके पास डबल है तो ये आपके पास कितनी है, 0.6 मिलीमीटर पॉलीकार्बोनेटेड लेयर आपके पास इसके अंदर होगी। एम आई क्लियर दिस पॉइंट, यहाँ तक कोई मसला। मनाल मादर, ओके मनाल इज क्लियर, बहुत बहुत मनाल मादर मुनीम। सर ये ब्लू रे वाला पार्ट दोबारा समझाना। क्या चीज, सिंगल और डबल वाली बात समझ में नहीं आई। हाँ जी वाली। देखो मैंने कहा कि एक ब्लू रे आपके पास रीड में भी आ सकती है, यानी कि आपके पास ब्लू रे आर भी आती है और ब्लू रे आपके पास आर डब्ल्यू भी आती है। यानी अगर सिर्फ ब्लू रे रीडेबल फॉर्मेट वाली है तो इसमें क्या होगा, सिंगल लेयर होगा। जबकि अगर ब्लू रे आर डब्ल्यू है तो ये आपके पास क्या होगा, ड्यूअल लेयरिंग होगा। क्योंकि ड्यूअल लेयरिंग क्यों होगा, ताकि एक लेयर के ऊपर रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो सके और दूसरी लेयर के ऊपर आपके पास राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। ऑलराइट। यस सर ओके। और बेयर फेंसिंग वाले में ना मसला नहीं था। नहीं। सही, fair। फिर आपके पास आ जाते हैं टर्शरी के ऊपर। क्योंकि आप लोग ज्यादातर सीएस बैकग्राउंड से बच्चे हो, तो आप लोग टर्शरी स्टोरेज यानी कि ऑनलाइन स्टोरेज कहाँ पढ़ते थे, आप लोग पढ़ते थे मेमोरी के अंदर। यहाँ पे जब मैं एएस की बात करता हूँ तो एएस के अंदर ये टर्शरी स्टोरेज कैपेसिटीज को पढ़ाया जाता है कहाँ पे, कम्युनिकेशन के टॉपिक में। कहाँ पढ़ाया जाता है आपके पास, कम्युनिकेशन के टॉपिक के अंदर आपके पास पढ़ा दिया जाता है। ये कहाँ पे पढ़ाया जाता है कम्युनिकेशन में, ये आपके पास मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के अम्ब्रेला के अंदर टॉपिक पढ़ा दिया जाता है। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के
अम्ब्रेला में पढ़ा दिया था कि भाई क्लाइंट सर्वर से अगर मुझे क्लाइंट और सर्वर को आपस में बातचीत करनी है तो ये आपके पास क्या चीज होगी, आपके पास क्लाउड स्टोरेज होगी। तो वहां पे इस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं। अब वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोग क्योंकि नॉर्मली मैं दोनों जगह पढ़ा देता हूँ इस टॉपिक को, दोनों जगह मेरा मतलब डिपेंडिंग कि मैं पहले कम्युनिकेशन का टॉपिक करा रहा हूँ या पहले मैं आपके पास हार्डवेयर का टॉपिक करा रहा हूँ। तो क्योंकि मैं आप लोगों को पहले हार्डवेयर का टॉपिक करा रहा हूँ तो मैं टर्शरी स्टोरेज यहाँ पे समझा देता हूँ, एक ही बात है वहां पे भी आपने कवर करना ही। टर्शरी स्टोरेज यहाँ पे आपके पास क्या होती है, जब हम बात करते हैं ऑनलाइन स्टोरेज की, यानी कि बेसिकली आपने क्लाउड के ऊपर किसी चीज को स्टोर कर दिया, किसी चीज को सेव कर दिया, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टर्शरी स्टोरेज। ठीक है। तो ये बोलता है कि आपका टर्शरी स्टोरेज क्या है, इज ऑल्सो रेफर टू ऑनलाइन स्टोरेज एज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द क्लाउड स्टोरेज। अब क्लाउड या ड्राइव के आपके पास एग्जाम्पल होते हैं। जब मैं क्लाउड स्टोरेज की बात करता हूँ तो क्लाउड स्टोरेज के अंदर हमें ये बात पता है कि हमारा डाटा क्या हो रहा है, वर्चुअली सेव हो रहा है। कैसे सेव हो रहा है हमारा डाटा, वर्चुअली। अब मेरा सवाल मनाल से है पहले। मनाल बेटा मुझे ये बताओ, आपको क्या बात लगती है कि जब मैं अपना डाटा वर्चुअली सेव करता हूँ क्लाउड के ऊपर या ड्राइव पे सेव कर रहा हूँ, चाहे वो आपके पास आई क्लाउड है या आपके पास जो गूगल ड्राइव है, तो मुझे ये बात बताओ मेरा बेटा कि जब मैं उसमें सेव कर रहा हूँ डाटा, तो क्या वो डाटा वाकई वर्चुअली सेव हो रहा है या वो डाटा कहीं फिजिकली जाके सेव हो रहा है? यस मनाल, व्हाट डू यू थिंक? मास, व्हाट डू यू थिंक बेटा? वर्चुअली स्टोर हो रहा है। वर्चुअली स्टोर हो रहा है, ओके। पुनीत तुम क्या बोलते हो मेरा बेटा, वर्चुअली स्टोर होने का मतलब है कि जब तुमने उसको वर्चुअली सेव किया है क्लाउड के ऊपर, तो वो वर्चुअली है, वो कहीं पे भी फिजिकली स्टोर नहीं हो रहा। सर क्लाउड में शायद फिजिकली स्टोर होता है। फिजिकली स्टोर हो रहा है, ठीक है। मनाल ने एक्चुअली बोला डेट मीन्स कि आपके पास फिजिकली स्टोर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे दो बातें मिली। एक बच्चे ने, माज ने ये बात बोली कि सर वो आपके पास वर्चुअली स्टोर है, लेकिन बाकी दो बच्चों ने बोला था फिजिकली स्टोर है। देखो याद रखना कि जब मैं क्लाउड की बात करता हूँ तो क्लाउड के अंदर मेरा बेटा होता क्या है कि क्लाउड डजेंट एग्जिस्ट फिजिकली फॉर यू गाइस। हमारे लिए यानी कि यूजर के लिए, मैं हो गया, आप हो गए, आप लोग, हमारे लिए आपके पास क्लाउड फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। आपके पास जो चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती है वो आपके पास, सॉरी, आपके पास क्लाउड के अंदर कोई भी चीज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, इसीलिए तो आप बोलते हैं मैं वर्चुअली स्टोर कर दिया। लेकिन ये चीज एक्चुअल में फिजिकल होती है। आपके पास बड़े बड़े सर्वर रूम्स होते हैं, उसके अंदर आपके बड़े बड़ी स्टोरेज कैपेसिटीज होती है जहां पे आपने डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं, यानी कि आपने उस सर्वर का छोटा सा एक चंक आपने लिया हुआ होता है, या आपके नाम पे डेडिकेटेड होता है या डेजिग्नेटेड होता है आपके नाम के ऊपर, और आप उस डेडिकेटेड प्लेस के ऊपर जाके क्या चीज डाल देते हैं, अपना डाटा स्टोर करवा रहे होते हैं। तो ये आपके पास कहलाती है क्लाउड स्टोरेज। ये आपके पास क्या कहला रही है, ये आपके पास क्लाउड स्टोरेज कहला रही है, दैट इज not existing physically for us as a client, yes but it do exist in physical manner। हमारे लिए वो चीज वर्चुअली एग्जिस्ट कर रही होती है। अब ऑब्वियसली कि मुझे अगर बात करता हूँ कि भाई मेरे पास कुछ ना कोई ड्रॉबैक है और कोई ना कोई इसका एडवांटेज भी है। यस, मेरे पास एडवांटेजेस ज्यादा है इन कंपैरिजन, दैट इज द रीजन कि मैं इसको वाइडली इस्तेमाल कर रहा हूँ। मनाल कैन यू प्लीज एक्चुअली टेल मी वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दैट। मुनीम मुझे कोई एक डिसएडवांटेज बता दो, और मास तुम मुझे एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बता दो ऑफ यूटिलाइजिंग द क्लाउड्स। क्लाउड्स यूटिलाइज करने का मनाल बेटा मुझे एक एडवांटेज बता दो, मुनीब बेटा मुझे गो फॉर अ डिसएडवांटेज। मास वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज। यस मुनीब, गो अहेड विद द सर वो डिसएडवांटेज। ये डिसएडवांटेज ये हो सकती है कि अगर डेटा आपका करप्ट हो सकता है, हैक हो सकता है। ठीक है। मुनीब ने एक बात बोली कि सर आपके पास सबसे बड़ा मसला ये आ सकता है कि आपका डाटा ओपन है, और जब आपका डाटा ओपन है तो आपके, सॉरी ओपन से मुराद ये है कि सर आपका डाटा सर्वर के ऊपर रखा हुआ है, तो वो बहुत इजीली हैक हो सकता है। अगर सर्वर हैक हुआ तो आपका डाटा भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ओके, मास सर गो एक अहेड। एडवांटेज है कि एडवांटेज ये है कि हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इसे। ठीक है। मास बोलता है कि सर एडवांटेज आपके पास ये है कि आप इसको ऑल अराउंड द वर्ल्ड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि मनाल ने भी यही बात बोल दी थी, एक्सेसिबल एवरीवेयर। यू जस्ट रिक्वायर अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन एंड यू जस्ट रिक्वायर अ हार्डवेयर। हार्डवेयर आप किसी भी हार्डवेयर के ऊपर, आपके पास डेडिकेटेड हार्डवेयर रिक्वायर्ड नहीं है, आप किसी भी हार्डवेयर से यू व्हाट यू जस्ट नीड इज समथिंग, you do require an internet connection and you do, sorry, to access that after an internet connection, आपको एक आईडी चाहिए, एक पासवर्ड चाहिए, और आपने वो आईडी और पासवर्ड एंटर करना है किसी भी सिस्टम के ऊपर, किसी भी हार्डवेयर के ऊपर, एंड यस यू कैन एक्सेस योर डाटा। आप अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। यस मास, गो अहेड विद एनी ऑफ द डिसएडवांटेज एज वेल।
सर अगर इंटरनेट नहीं होगा तो नहीं चलेगा ये। अगर इंटरनेट लैग कर रहा होगा या इंटरनेट नहीं होगा, अगर कहीं पे आपके पास डाटा आपको अवेल करना है, अचीव करना है, लेकिन आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आपके पास इंटरनेट बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, यानी फैसिलिटी तो है लेकिन बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, जैसे पाकिस्तान के अंदर नॉर्थन एरियाज के अंदर ये मसला आता है। यस वी डू हैव एन इंटरनेट ओवर देयर, लेकिन आपके पास क्या वो इतना ज्यादा स्पीड ही नहीं होता है, इतना लैग कर रहा होता है। तो जब मैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा या बल्क अमाउंट ऑफ डाटा की बात करता हूँ, तो वहां पे उसको एक्सेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली आपने मनाली में कुछ ऐसी बात की। तो पहले हम बात ये कर लेते हैं आपके पास कि आपके पास क्लाउड स्टोरेज के अंदर उसने बोला इज अ टाइप ऑफ द स्टोरेज वेयर डाटा इज स्टोर्ड ऑन अ रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर का मतलब अगेन वही वाली बात आ गई कि आपके पास जो है वो आपके पास जो है डाटा आपके पास फिजिकली एग्जिस्ट आपके लिए नहीं कर रहा, लेकिन आपके लिए क्या कर रहा है, वर्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है। क्या किस तरह कर रहा है, वर्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है डाटा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्लाउड स्टोरेज की अगर मैं बात करता हूँ तो क्लाउड स्टोरेज आपके पास जो है वो आपके पास क्या है, तीन कैटेगरीज का है। कौन कौन सी तीन कैटेगरीज है आपके पास? पहला आपके पास पब्लिक क्लाउड है, दूसरा आपके पास प्राइवेट क्लाउड है, तीसरा आपके पास हाइब्रिड क्लाउड है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, पहला आपके पास पब्लिक क्लाउड, दूसरा आपके पास प्राइवेट क्लाउड, तीसरा आपके पास हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक क्लाउड आपके पास कौन सा क्लाउड होता है? पब्लिक क्लाउड के अंदर इन्होंने क्या बात लिख दी है, इन्होंने ये बात लिख दी है कि एक ऐसा क्लाउड जिसके अंदर आपके पास क्लाइंट एंड द होस्ट, यानी क्लाइंट एंड द सर्विस प्रोवाइडर बोथ आर कंसीडर्ड एज टू डिफरेंट कंपनीज। अब इस जुमले को जरा सा देखते हैं भाई, दो डिफरेंट कंपनीज, दो डिफरेंट एंटिटीज का मकसद क्या हुआ आपके पास? तो जब मैं बात कर रहा हूं मेरा बेटा दो डिफरेंट कंपनीज, दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, दो डिफरेंट एंटिटीज के लिहाज से, और मैं बात कर रहा हूँ क्लाइंट और सर्वर के लिहाज से, तो क्या मतलब हुआ इस बात का? मिसाल के तौर पे मैं ले लेता हूँ यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब आपके पास एक क्लाउड है जिसके ऊपर डाटा पहले से स्टोर्ड होता है। आप जाते हैं उस डाटा को एक्सेस करते हैं, किस तरीके से एक्सेस करते हैं, यानी आपने उसके सर्च इंजन के ऊपर कोई भी जो भी चीज आपको रिक्वायर्ड है आपने वो चीज एंटर करी, एंड वंस यू हैव एंटर्ड दैट पर्टिकुलर स्टफ, तो वो आपके पास अवेलेबल हो जाती है अगर वो उसके क्लाउड के ऊपर मौजूद है, यानी अगर उसके बैकअप में वो चीज, सॉरी उसकी डाटाबेस के अंदर अगर वो चीज मौजूद है तो वो आपको डिस्प्ले करवा देगा। तो आप यू नीड टू सर्च फॉर दैट, और आप एक डिफरेंट एंटिटी है और आपके पास यूट्यूब एक डिफरेंट एंटिटी है, आप हर दफा उसको सर्च करते हैं, ठीक है। और अगर वो चीज उसके ऊपर होती है तो वो वाली सर्विस वो आपको प्रोवाइड कर देता है, अदरवाइज वो सर्विस से एक्सक्यूज कर लेता है आपके पास, नो रिजल्ट फाउंड बोल देगा, या आपको कोई और रिलेटेड डाटा शो करना शुरू कर देगा आपके पास अगर वो चीज उसके पास एग्जैक्टली नहीं हो। जबकि प्राइवेट के अंदर वो ये बात बोलता है, अब शायद पब्लिक थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाए, प्राइवेट के अंदर वो ये बात बोलता है कि एक ऐसा क्लाउड जहां पे आपके पास होस्ट एंड क्लाइंट दोनों एक ही कंपनी आपके पास कंसीडर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों एक ही कंपनी आपके पास कंसीडर होते हैं। अब एक ही कंपनी कंसीडर होने का मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास डाटा रखा हुआ है मेरे क्लाउड के ऊपर, मेरी ड्राइव के अंदर मेरे पास मेरा डाटा रखा हुआ है। अब जब वो डाटा मेरी ड्राइव के अंदर रखा हुआ है, मेरे क्लाउड के अंदर रखा हुआ है, तो भाई वो डाटा सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा एक्सेस कर सकता है जिसके पास उसका क्या है, आपके पास जिसको मैंने उसका एक्सेस ग्रांटेड किया हुआ है। अगर वो एक्सेस आपके पास है, आप मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे, आपने एक्सेस, मैंने आपको एक्सेस ग्रांट किया, अगर मैंने आपको एक्सेस ग्रांट कर दिया देन ऑब्वियसली यू कैन हैव दैट डाटा। तो जब बेसिकली मैंने आपको एक्सेस ग्रांट कर दिया, दैट मीन्स कि अब मैं और आप दोनों एक ही एंटिटी हो गए, क्योंकि जब मैंने आपको एक्सेस दे दिया, राइट दे दिया, तो आप और मैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन हो गए। और जो दूसरा बच्चा है, फॉर एग्जांपल भाई मैंने मुनीब को एक्सेस दे दिया, तो मैं और मुनीब आपके पास जो है एक कंपनी हो गए, जबकि मनार एंड माज विल बी द टू डिफरेंट कंपनीज, क्योंकि उनके पास वो एक्सेस नहीं है। तो प्राइवेट क्लाउड के अंदर मैं जिस जिसको एक्सेस देता जाऊंगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ माय एंटिटी, पार्ट ऑफ माय कंपनी। तो जब वो मेरे पार्ट पार्ट हो जाएगा मेरी एंटिटी का, मेरी कंपनी का, तो वो भी मेरी कंपनी का जब एक पार्ट हो गया, तो मैं और वो एक ही कंपनी कंसीडर किए जाएंगे। एम आई क्लियर दिस स्पॉट? मलाल मादन मुनीब, एम आई क्लियर दिस स्पॉट मेरा बेटा? यस सर क्लियर। मुनीब, फिर तीसरा आता है आपका हाइब्रिड क्लाउड। अब हाइब्रिड क्लाउड क्या है, दोबारा से एग्जांपल ले लेते हैं कि सर आपने कोई चीज ड्राइव के ऊपर डाली है। अब मैंने ड्राइव के ऊपर तो एक चीज डाली हुई है, लेकिन मैंने क्या करा भाई, जिस बच्चे के पास उसका लिंक होगा विदाउट माय परमिशन वो बच्चा उसको एक्सेस कर सकता है। तो अब ये आपके पास प्राइवेट कैसे हो गया? प्राइवेट इन सेंस कि आपके पास जब तक लिंक नहीं है आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। यस, जब लिंक आ गया आपके पास तो अब आपको मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द रीजन कि आपके पास क्या कहला रहा है, ये आपके पास हाइब्रिड क्लाउड कहला रहा होता है। टाइप ऑफ द क्लाउड कंटेनिंग फीचर्स फॉर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड। ठीक है, तो इसमें दोनों के फीचर्स आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द क्लाउड।
तो सबसे पहले हमने बोला डाटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज चाहिए आपको, इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, एक हार्डवेयर चाहिए। हार्डवेयर कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की डिवाइस हो सकती है जिसके ऊपर इंटरनेट की फैसिलिटी आ रही हो। और अगर वो चीज आपके पास है, यस यू कैन एक्सेस योर डाटा फ्रॉम एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड एंड यू डू नॉट नीड टू कैरी आउट एनी सॉर्ट ऑफ द स्टोरेज मीडियम विद यू, जिस तरह की उसने लिखा भी है, नो नीड फॉर द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि आप सब कुछ कहाँ डाल रहे हैं, क्लाउड पर डाल रहे हैं। यस, लार्ज अमाउंट ऑफ द डाटा अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो वो आपके पास कॉस्टली पड़ सकता है, लेकिन आपके पास छोटा मोटा डाटा जो भी आप डाटा उसके ऊपर स्टोर कर रहे हो वो आपके पास कॉस्टली नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसको सिंपल क्लाउड के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहे हो। रिमोट बैकअप्स ऑफ द डाटा इज अवेलेबल, ऑफर्स ऑलमोस्ट अनलिमिटेड स्टोरेज। अच्छा, आप ऑफर ऑलमोस्ट अनलिमिटेड स्टोरेज क्यों बोलता है? वो ऑफर ऑलमोस्ट अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल, मेरे ख्याल में जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, गूगल ड्राइव आपका 15 GB ऑफ द डाटा आपके पास अलाउ करती है, भाई आप 15 GB ऑफ द डाटा स्टोर कर सकते हो। जब आप 15 GB ऑफ द डाटा स्टोर कर सकते हो उसके बाद यू नीड टू पे अ सर्टेन अमाउंट, मेरे ख्याल में ₹500 और 600 होता है आपके पास, या 400 होता है आपके पास पर मंथ। तो डेट इज क्वाइट अ मिनिमल कॉस्ट कि आप अपना लार्ज अमाउंट ऑफ द डाटा स्टोर कर रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन हाँ, जब आप बड़े बड़े क्लाउड्स ले रहे हो, यानी आप टीबीज के अंदर क्लाउड ले रहे हो, यस दैट कैन बी कॉस्ट। जब आप अपने लिए एक डेजिग्नेटेड क्लाउड ले रहे हो, आपके सॉरी डेडिकेटेड क्लाउड ले रहे हो आप, तो नाउ दैट कैन बी कॉस्टली, कि आपके पास वो चीज कॉस्टली पड़ सकती है। यस, आपके पास एक बैकअप तो अवेलेबल है कि भाई गॉड फॉरबिड आपकी फिजिकल डिवाइस जो है वो आपसे ज्यादा जरूरतमंद कोई आदमी आ जाए जो बोले मुझे आपसे ज्यादा इस सेलफोन की गॉड फॉरबिड जरूरत है, और आप अपनी डिवाइस उसको दे देंगे, सही है भाई तुमने ज्यादा जरूरत है तुम ले लो, तो वो तो डिवाइस तो ले गया, लेकिन उसमें डाटा आपका ज्यादा कीमती था। तो वो डाटा आप क्या कर सकते हो, आपने सिंपल नई डिवाइस के ऊपर, गॉड फॉरबिड कभी ऐसा आपके साथ हो, तो आपने सिंपल अपनी डिवाइस, नई डिवाइस के ऊपर आपने अपनी आईडी डाली, अपना पासवर्ड डाला है, एंड यस you can retrieve all your data back including the WhatsApp messages, chat messages, cell phone calls history and other stuff, जो भी आपके पास है वो तमाम चीजें आपके पास वापस आपके पास आ जाएंगी। जबकि अगर मैं बात करता हूँ ड्रॉबैक्स की, तो पहली बात ही उसने यहाँ पे ये किया, चाहिए मेरे चेहरे की भी चली गई, स्लो और अनस्टेबल इंटरनेट वुड कॉज प्रॉब्लम कॉजिंग द एक्सेसिंग द डाटा, कॉस्टली फॉर यूटिलाइजिंग लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, जो बात अभी मैं कर रहा था आपके साथ, एंड लास्ट में आपका रहता है पोटेंशियल फेलियर ऑफ द क्लाउड इज ऑलवेज पॉसिबल। पोटेंशियल फेलियर क्या है, देखो एक बात याद रखना, आपके पास जो डाटा आप स्टोर कर रहे हो वो डाटा आप उसके पास अपनी सिक्योरिटी, जो आपके पास पर्सनल डाटा है, वो पर्सनल डाटा जो आप अपने पास अपनी स्टोरेज कैपेसिटीज के अंदर स्टोर कर रहे हो उसको ऑब्वियसली सिक्योर भी आप कर रहे हो। जब आप क्लाउड के ऊपर स्टोर करते हो तो आप बोलते हो सर क्लाउड के ऊपर डाटा ज्यादा सिक्योर होता है क्योंकि सर्वर्स की आपके पास फायरवॉल ज्यादा आपके पास सिक्योर्ड है, बिल्कुल सही है। लेकिन याद रखिएगा जो चीज ज्यादा सिक्योर्ड होती है उस पर अटैकिंग चांसेस भी आपके पास ज्यादा होते हैं, अटैकिंग चांसेस भी आपके पास ज्यादा होते हैं। दैट इज द रीजन कि अगर गॉड फॉरबिड कभी आपके पास एप्पल के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर आपके पास जो है, या किसी भी गूगल के ऊपर अगर आपने कोई डाटा रखा हुआ है और वो डाटा वहां से हैक हो गया, करप्ट हो गया, तो आपके पास उसका बैकअप फिजिकल फॉर्मेट के अंदर, यानी कि आपके पास उसका बैकअप लाजमी तौर के ऊपर होना चाहिए। इस दैट क्लियर ओवर है यहाँ से किसी बच्चे को कोई इशू? कोई बच्चा ऐसे इसको यहाँ नो तक सर। कोई इशू? ओके नहीं फिर, सर। ओके जब हम बात करते हैं अगली चीज आपके पास क्या आ जाती है, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्टफ। वर्चुअल मेमोरी आपके पास वो मेमोरी होती है जो आपके पास अगेन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये बात याद रखिएगा कि जब मैं कंप्यूटर की नॉलेज के अंदर बात करता हूँ या कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज के अंदर बात करता हूँ, तो कंप्यूटर बोलता है भाई मैं एक ही तरह की मेमोरी को जानता हूँ। कौन सी मेमोरी है वो आपके पास फिजिकल मेमोरी है। वो आपके पास कौन सी मेमोरी है, वो आपके पास फिजिकल मेमोरी है। फिजिकल मेमोरी में आपके पास कौन सी मेमोरी आ गई, फिजिकल मेमोरी में आपके पास आ गया मेरा बेटा, नंबर वन, आपके पास फिजिकल मेमोरी के अंदर क्या चीज आ जाती है, रैम्स, रोम्स, रजिस्टर्स एंड कैश। ये चार चीजें आपके पास फिजिकल मेमोरी में आ गई, रैम्स, रोम्स, रजिस्टर्स एंड कैश। सर ये तो प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। बेसिकली आपके पास जब मैं बात करता हूँ फिजिकल मेमोरी की, तो सिस्टम की नजर में फिजिकल मेमोरी आपके पास कौन सी है, वो मेमोरी है जो कि आपके पास सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी है, दैट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। फिजिकल मेमोरी के अलावा किसी भी और किस्म की मेमोरी, चाहे उसके अंदर आपके हार्ड डिस्क ड्राइव है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, सीडीज है, डीवीडीज है, ब्लूरेज है,
किसी भी तरह की मेमोरी अगर मैं बात कर लेता हूं तो वो आपके पास कंसीडरेबल नहीं है। वो आपके पास क्या है, वो आपके पास सिस्टम की नजर में कंसीडरेबल नहीं है। तो वर्चुअल मेमोरी आपके पास, ये जो सीडीज डीवीडीज ब्लूरेज ये तमाम चीजें होती हैं, ये आपके पास किस में आ जाती हैं, आपके पास वर्चुअल मेमोरी में आ जाती हैं, और आपके पास सिस्टम को उसको वो वर्चुअल मेमोरी के तौर पे कंसीडर कर रहा होता है। अब हम इसके लिए एक डायग्राम को देखते हैं ताकि हमें वो चीज या वो कॉन्सेप्ट समझ में आए कि आपके पास ये काम किस तरीके से कर रहा होता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको डायग्राम दिखा दूं ताकि आपको चीजें थोड़ा सा ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगी। ओके, तो हियर इज द डायग्राम। अब देखो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक रैम बनाई है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फिजिकली रैम देखी हुई है? मनाल, हैव यू सीन द रैम फिजिकली? ठीक है, महाजन मुनीम ने तो देखी भी होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। माज मुनीम जी देखी सर हुई? देखिए। ठीक है। रैम बेसिकली आपके पास एक सर स्केल की तरह की होती है। अगर मुझे मिल गई, मैंने हाल में पढ़ी भी होगी मेरे पास एक, तो अगर मुझे मिल गई तो मैं आपको वो रैम दिखा दूंगा। रैम आपके पास एक स्केल की तरह की होती है और वो आपके पास मदरबोर्ड के अंदर जाके फिट हो जाती है। मदरबोर्ड बेसिकली आप उस बोर्ड को बोलते हो जिसके ऊपर तमाम कंपोनेंट जो कि सीपीयू के अंदर लगे हुए हैं, सॉरी, जिसके ऊपर सीपीयू लगा हुआ होता है, और जिसकी मदद से आपके पास वो पूरा सर्किटरी जिसकी मदद से मिलकर आपका वो सिस्टम चल रहा होता है, उसको आप मदरबोर्ड कह रहे होते हो। ठीक है। मदर का वर्ड इसीलिए कहा जाता है उसके लिए क्योंकि वो आपके मदर की तरह तमाम कंपोनेंट्स को अपने ऊपर कैरी कर रहा होता है और उनकी कनेक्टिविटी को आपके पास इंश्योर कर रहा होता है। तो अब जब मैं बात कर लेता हूँ आपके पास किस चीज की, जब मैं बात कर लेता हूँ आपके पास वर्चुअल मेमोरी की, तो आप देखो होता ही है। देखो आपके पास रैम की ऑब्वियसली एक कैपेसिटी है। रैम की क्या है आपके पास? ऑब्वियसली एक कैपेसिटी है। अब मैंने यहाँ पे एज्यूम कर ली है बात कि यहाँ पे जो रैम है मेरे पास उसके अंदर कैपेसिटी आपके पास कितनी है, या कैपेसिटी स्लॉट्स आपके पास कितने हैं? 4 स्लॉट्स हैं। कितने स्लॉट्स हैं आपके पास? 4 आपके पास के अंदर स्लॉट्स अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है। जो मेरे पास से पीछे से डाटा आ रहा है, जो मेरे पास पीछे से डाटा आ रहा है जिसको मुझे प्रोसेस करवाना है, वो डाटा मेरे पास कितने स्लॉट्स के ऊपर आया है? वो डाटा मेरे पास आया है आपके पास 5 स्लॉट्स के ऊपर। कितनी स्लॉट्स पे आया है? 5 स्लॉट्स पे, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो होता ये, अगर मैं नॉर्मली इसको समझाने के लिए बात करूं, तो आप कहीं पे अगर जाते हैं या किसी मेडिकल क्लिनिक के ऊपर गए या आपके डेंटल क्लिनिक के ऊपर गए, तो वहां पे आपके पास 2 डॉक्टर्स फॉर एग्जाम्पल एट अ टाइम आपके पास जो है वो चेकअप कर रहे हैं। ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल 4 लोग हैं वहां पे, तो 2 तो आपके पास जो है यहाँ पे सेटल डाउन हो गए, बाकी 2 आपके पास कहाँ जाएंगे? बाकी 2 आपके पास वेटिंग एरिया में वेट करते हैं। ये दोनों आपके पास वेटिंग एरिया में वेट करते हैं फॉर देयर टर्न। अब अगर ये वेटिंग एरिया नहीं होता तो माइट भी इसमें से एक वापस चले जाते या दोनों वापस चले जाते कि भाई ये प्रॉपर वेटिंग एरिया नहीं है, तो मैं वेट कहाँ पे करूंगा? तो सिमिलरली यहाँ पे आपके पास जो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है। सिस्टम की नजर में सिर्फ और सिर्फ ये सिस्टम यानी कि सीपीयू, सिस्टम की नजर में सिर्फ और सिर्फ रैम आपके पास क्या है? आपके पास फिजिकल मेमोरी है। तो फिजिकल मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल है अपार्ट फ्रॉम द रजिस्टर, कैशे एंड रोम। इन तीनों के अलावा रैम आपके पास सिर्फ है। तो अब जो डाटा था वो आपके पास ज्यादा है, स्पेस आपके पास है कम। तो जितनी स्पेस है आपके पास उतना डाटा तो आपने डाल दिया रैम के अंदर, और जो रिमेनिंग डाटा आपके पास बचा उसको आपने किस में डाल दिया? हार्ड डिस्क ड्राइव में डाल दिया। किस में डाल दिया आपने? हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर डाल दिया। हार्ड डिस्क ड्राइव आपके पास क्या करेगी? उस डाटा को इतनी देर के लिए वेट करवाएगी, उसके लिए एज अ वेटिंग एरिया काम करेगी जब तक आपके पास इस रैम के अंदर स्लॉट अवेलेबल नहीं हो जाता। जैसे ही आपका पहला डाटा प्रोसेस होने के लिए किस में जाएगा? सीपीयू में जाएगा, और स्लॉट अवेलेबल हो जाएगा, तो ये हार्ड डिस्क में जो डाटा मौजूद था वो आपके पास कहाँ आ जाएगा? रैम के अंदर आ जाएगा। और ये साइकिल इस तरीके से चलती रहेगी। क्या यहां तक की बात क्लियर हो गई? जी जी। सर। मनाल, क्या यहां तक की बात क्लियर है? ओके। तो आपके पास क्या हुआ? यहाँ पे आपके पास ये काम हो गया। अच्छा जी, तो आपके पास ये डाटा यहाँ से प्रोसेस हो गया। अब मसला कहाँ पे आता है? मसला ये आता है, देखो जब ये मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हार्ड ड्राइव टू द रैम, रैम टू द सीपीयू, इसके लिए भी तो इंस्ट्रक्शन होंगी। इसके इसको भी तो कोई ना कोई चीज परफॉर्म करवा रही है। ये भी, ये इंस्ट्रक्शंस कौन परफॉर्म करवा रहा है आपके पास? सीपीयू परफॉर्म कर रहा है। इसको कौन टेक ओवर कर रहा है आपके पास? सीपीयू टेक ओवर कर रहा है कि भाई कौन सी चीज कहाँ पे जानी चाहिए। अब अगर बहुत ज्यादा यानी रैम की कैपेसिटी आपके पास बहुत ज्यादा कम है और डाटा जो आ रहा है पीछे से वो बहुत ज्यादा बल्क में आ रहा है,
तो ऑब्वियसली वो हार्ड ड्राइव में रुकेगा, फिर हार्ड ड्राइव से सीपीयू उसको लेके जाएगा रैम में, रैम से वो आपके आगे सीपीयू में जाएगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये काम मुस्तकिल होता रहेगा। इस चीज को आप क्या बोलते हैं? इस चीज को आप बोलते हैं डिस्क थ्रैशिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? डिस्क थ्रैशिंग। कि अगर आपके पास डाटा आपके पास बहुत ज्यादा मूव करे फ्रॉम हार्ड ड्राइव टू द रैम, रैम टू द सीपीयू, यानी बहुत ज्यादा रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म हो, तो ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास डिस्क थ्रैशिंग कहलाता है। और डिस्क थ्रैशिंग होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है कि सीपीयू ये रीड एंड राइट ऑपरेशन करवाने में इतना ज्यादा मसरूफ हो जाता है कि जो उसका एक्चुअल काम है, उसका एक्चुअल काम क्या है आपके पास? एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा। वो जो एग्जीक्यूशन ऑफ द डाटा वाला काम है उसका एक्चुअल, वो कर ही नहीं पाता, उसका उसको टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि वो बाकी आपके पास डाटा की मूवमेंट करवाने में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वो एक्चुअल काम नहीं कर पाता। जब वो एक्चुअल काम नहीं कर पाता तो डेट इज द स्टफ या डेट इज द थिंग जहां पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट आ जाता है जहां पे सिस्टम आपको हॉल्ट कर जाता है, और इस पॉइंट को आप कहते हैं थ्रेश पॉइंट। क्या बोलते हैं आप इसको? थ्रेश पॉइंट कह रहे होते हो। यानी आपका सिस्टम यहाँ पे हॉल्ट कर जाएगा, रुक जाएगा। क्यों हॉल्ट कर जाएगा, क्यों रुक जाएगा? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि आपके पास डाटा इन और आउट होने में आपका सीपीयू इतना ज्यादा बिजी हो गया कि आपका सीपीयू आपके पास जो एक्चुअल काम था वो तो कर ही नहीं सका, या उसको उसके लिए टाइम ही नहीं मिला। तो ये बात देखो यहाँ पे भी लिखता है वो, इफ रैम इज completely utilized for processing of the data and there is still more data in a queue, we utilize the virtual memory. Basic concept behind the virtual memory is RAM plus swap space on the hard drive. हार्ड ड्राइव के ऊपर वो स्पेस जहां पे आपका डाटा वेट करेगा जो आपके पास स्वैप हो रहा होगा। बेनिफिट जो है वो तो मैं बता देता हूँ अभी। डिस्क थ्रैशिंग आपके पास क्या है? डिस्क थ्रैशिंग में वो बोलता है एज मेन मेमोरी इज फिल्ड, मोर डाटा नीड्स टू बी स्वैप्ड इन एंड आउट वर्चुअल मेमोरी, लीडिंग टू मूव टू मोर रीड एंड राइट मूवमेंट्स। और थ्रेश पॉइंट आपके पास क्या है? अ पॉइंट वेयर एग्जीक्यूशन इज हॉल्ट एज अ सिस्टम इज टू बिजी सेंडिंग डाटा इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी रादर देन डूइंग एन एक्चुअल एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये चीज आपके पास क्या कहला रही होती है? आपके पास थ्रेश पॉइंट कहला रहा होता है। क्या यहां तक की बात क्लियर हो गई? तो मैं बेनिफिट्स ऑफ द वर्चुअल मेमोरी के ऊपर आ जाऊं। एम आई क्लियर दिस स्पॉट? जी सर। मुनीब? जी सर। परफेक्ट। अब जाहिर सी बात है, देखो जब हम वापस डायग्राम के ऊपर आते हैं, जरा एक चीज देखते हैं हम इसमें। मेरे पास 5 स्लॉट का डाटा आ रहा था, तो मैंने उसको कहां पे रख दिया था? हार्ड डिस्क ड्राइव में रख दिया था। मेरे पास 10 स्लॉट का डाटा आ रहा होता तब भी मैं उसको हार्ड डिस्क ड्राइव में वेट करवाता। तो मुझे एडवांटेज क्या हुआ कि भाई अगर मैं 500 GB ऑफ हार्ड ड्राइव लेने जाता हूँ तो ये मुझे अप्रोक्सीमेटली, शायद अब अमाउंट चेंज हो गई हो, जब मैं अपने बचपन में लेता था, जब मैं डायनासोर पे स्कूल जाया करता था, उस पर की तकरीबन आपके 2,000 रुपये की मिलती थी पी क्या। ठीक है जी। अच्छा जी। अब हो सकता है कम हो गई हो, तो मैंने काफी अरसे से ये वाला काम किया नहीं। लेकिन जब मैं रैम लेने जाता हूँ तो 4 GB की रैम मुझे कितने की पड़ रही है? तकरीबन इसी अमाउंट की, अप्रोक्सीमेटली इसी अमाउंट के आसपास मुझे पड़ रही होती थी 4 GB की रैम। दैट मीन मुझे पता ही चला कि जो फिजिकल मेमोरी है वो आपके पास ज्यादा एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू द हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव से ज्यादा आपके पास क्या चीज एक्सपेंसिव है? आपके पास फिजिकल मेमोरी एक्सपेंसिव है। तो मुझे एडवांटेज ये हुआ कि मुझे बड़ी फिजिकल मेमोरी नहीं लेनी पड़ी, मैं सेकेंडरी मेमोरी से मैंने काम चला लिया, तो वो मुझे क्या हो गया? कॉस्ट सेविंग मेरी हो गई वहां पे। तो यही बात वो यहाँ पे भी कहता है। पहली बात, प्रोग्राम लार्जर देन द फिजिकल मेमोरी कैन स्टिल बी एग्जीक्यूटेड। 5 स्लॉट का डाटा आ रहा था, 4 स्लॉट के अंदर हमने उसको बारी बारी करके एग्जीक्यूट कर लिया। नो डाटा नीड्स टू बी नो नीड टू वेस्ट मेमोरी विद डाटा नॉट बीइंग यूटिलाइज। अगर डाटा आपका यूटिलाइज नहीं हो रहा तो फिर मेमोरी आपके पास जाया नहीं होती। और तीसरा आपके पास क्या है? रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट टू बाय एक्सपेंसिव रैम्स। आपको रैम आपके पास बार बार परचेज नहीं करनी पड़ती है। एम आई क्लियर दिस स्पॉट? यहाँ तो किसी बच्चे को कोई मसला? डोंट थिंक सो कि यहाँ तो कोई मसला होगा। वैसे मुझे थम्स अप दे दो अगर यहाँ तक की बात क्लियर हो जाती है। ओके, मनाल की तरफ से आ गया, माज और मुनीब भी मुझे थम्स अप दे दें। ओके, फेयर एनफ। अब आपकी अगली चीज आ जाती है मेजरमेंट ऑफ द डाटा स्टोरेज। मेजरमेंट ऑफ द डाटा स्टोरेज नॉर्मली आपके पास, या वैसे अगर मैं देखूं तो पार्ट है आपके पास किसका? टॉपिक नंबर 1 का, चैप्टर नंबर 1, जो कि इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन एंड मल्टीमीडिया है। सिमिलरली अगर मैं ए ओ लेवल्स के अंदर बात करता हूँ, ये अब मेजरमेंट वहां पे भी आपके पास कहाँ पढ़ाया जाता है? टॉपिक नंबर 1 यानी कि डाटा रिप्रेजेंटेशन में पढ़ाया जाता है।
मैं अभी भी इसको ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से चलता हूँ और मैं इसको टॉपिक नंबर 3 के अंदर कराता हूँ। सर क्यों आप टॉपिक नंबर 3 में करवाते हैं? मैं इसको टॉपिक नंबर 3 में इसलिए करवाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं बच्चे से आपके पास मेमोरी की बात कर रहा होता हूँ, तो उसको इस बात की आसानी होती है कि अच्छा अब मेमोरी का साइज इंक्रीज हो रहा है, अब डिक्रीज हो रहा है, अब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, अब मैं इसको डिकम्प्रेस कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास जो है आपके पास बच्चे का एक जहन यहाँ पे चलता रहता है। तो अगर मैं बात को स्टार्ट करूं तो बात को स्टार्ट करने से पहले जरा मैं बिट की बात कर लेता हूं, दैट व्हाट इज अ बिट। बिट आपके पास क्या चीज होती है? व्हाट इज अ बिट? बिट आपके पास क्या चीज होती है? सर वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मेमोरी होता है। वेरी गुड, शाबाश। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी होता है जो कि सिस्टम प्रोसेस कर सकते हैं, सिस्टम एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बिट कहते हैं। अगर मैं ऐसी चार नन्ही मुन्नी बिट्स को मिला देता हूं तो मेरे पास बनता है एक निबल। निबल के ऊपर नॉर्मली काम करता था हेक्सा का डिजिट, क्योंकि मैंने ये बात की थी कि हेक्सा के अंदर अगर मैं लिख रहा हूँ A to 9, तो ए आपके पास चार डिफरेंट बिट्स पे आ जाएगा, टू आपके पास चार डिफरेंट बिट्स पे आ जाएगा, सिमिलरली आपके पास 9 जो है वो चार डिफरेंट बिट्स के ऊपर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या होता है, ये चार जो बिट्स का कॉम्बिनेशन बनता है इसको आप बोलते हैं निबल। ठीक है जी। फिर अब याद रखिएगा, अब आपके पास ऐसा यूनिट पढ़ाया जाता है मेमोरी कन्वर्जन का जो कि आपके पास होता है कीबी बाइट्स, मीबी बाइट्स, जीबी बाइट्स एंड टीबी बाइट्स। ठीक है जी। अब आपके ऐसा यूनिट पढ़ाया जा रहा है। जब आप लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, यानी कि आप लोग एएस लेवल और ओ लेवल्स में नहीं आए थे, तब आपके पास चलता था किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। अब सर इसमें तो सिर्फ एक आई का फर्क है, कीबी एंड केबी। केबी और कीबी के अंदर एक बाइट एक सर आई का तो फर्क है? नहीं। फर्क कहाँ पे वाजे होता है? सवाल भी आता है आपके पास, क्या सवाल आया होता पेपर के अंदर, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेगाबाइट एंड अ मीबी बाइट। तो मेगाबाइट के अंदर आपके पास 1000 किलोबाइट्स होती है। कितनी होती है? 1000। जबकि अगर मैं बात करता हूं किसकी, मीबी बाइट की, तो उसके अंदर 1024 किलोबाइट्स होती है। तो डिफरेंस ही ये था आपके पास, ये जवाब ही इसका एक नंबर का सवाल था ये। तो जवाब ही ये था आपके पास, that a megabyte consists of 1000 kilobytes, whereas when it comes to the MB byte, it is, yeah, it is a combination of 1024 KB byte, या it contains 1024 KB bytes इसके अंदर होती है। अब फाइल साइज की कैलकुलेशन आ जाती है आपके पास। ये फाइल को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? तो देयर आर मल्टीपल पैटर्न, डिपेंड करता है कि आपके साउंड आ रहा है या इमेज आ रहा है। नॉर्मली आपके पास इमेज आता है। इमेज का फाइल किस तरह से आप क्या साइज कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले तो आप निकाल लेते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन को निकालने का प्रोसीजर क्या होता है? नंबर ऑफ पिक्सल्स इन विड्थ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पिक्सल्स इन लेंथ। विड्थ के अंदर जो पिक्सल्स हैं उसको आप मल्टीप्लाई करवाते हैं नंबर ऑफ द पिक्सल इन लेंथ, यानी इसी तरीके से जैसे आप रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता था बचपन में, आप पढ़ते थे भाई ये आपके पास फॉर एग्जांपल ब्रेथ हो गई और ये आपके पास लेंथ हो गई। तो आपने लेंथ इनटू ब्रेथ अगर कर दिया तो ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि आपका टोटल नंबर ऑफ द जो है वो टोटल आपके पास सेंटीमीटर या मीटर आपको पता चल गया है उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के। सिमिलरली अगर आप पिक्सल्स की बात करते हो तो आपके पास एक इमेज के अंदर पिक्सल्स कितनी आएंगी आपके पास? जैसे नॉर्मली जो आजकल एच डी इमेजेस आती हैं वो आती हैं 1920 इंटू 2048, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है यही नंबर होता है। ठीक है। तो यानी 1920 इंटू 2048 को आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ द पिक्सल्स पता चल जाएंगी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ द पिक्सल्स उस पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर कितनी है। नंबर ऑफ द पिक्सल यानी कि रेजोल्यूशन को आप मल्टीप्लाई करवा देते हो किस चीज से? कलर डेप्थ। यानी कलर डेप्थ क्या होता है आपके पास लिखा हुआ भी है कि हर एक कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है। क्या चीज रिक्वायर्ड है? कितनी बिट्स आपके पास पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड है। तो ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास कलर डेप्थ कहलाता है। कि कलर डेप्थ में दोबारा रिपीट कर देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास टोटल नंबर ऑफ द रेजोल्यूशन आ गया, या आपके पास इमेज रेजोल्यूशन आ गया आपके पास 1945000 आ गया फॉर एग्जाम्पल। मल्टीप्लाई करवा दें कलर डेप्थ, उसने बोला भाई आपके पास 16 बिट्स।
यानी बेसिकली आपके पास क्या हो गया कि हर एक इमेज, हर एक कलर आपके पास कितनी, हर एक इमेज आपके पास कितने बिट्स पे आ रहा है, 16 बिट्स के ऊपर आ रहा है। डेट मीन्स ये कितनी बिट्स पे आ रहा है आपके पास, 2 बाइट्स के ऊपर आ रहा है। सॉरी, कितनी बाइट्स पे आ रहा है, तो बेसिकली आपके पास 2 बाइट्स पे आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ द बाइट्स इस इमेज के अंदर कैसे आएंगी, आप रेजोल्यूशन को नंबर ऑफ द टोटल बाइट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ द बाइट्स इमेज के अंदर ये कितनी बाइट्स आपके पास यूटिलाइज हो रही हैं, ये आपके पास आ जाएगा। इज दैट क्लियर टिल ओवर है गाइस? यहां तक कोई इशू? मनाल, मुनीब एंड हमजा, सॉरी माज। वो सर। ठीक है, फिर सिमिलरली आपके पास टाउन का है, इसका भी सवाल हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा किस तरीके से। देन हमारे पास कंप्रेशन टेक्निक्स आ जाती है कि डाटा को हम कंप्रेस किस तरह से कर सकते हैं। तो आपके पास बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक लॉसी होती है और दूसरा होता है आपके पास लॉसलेस। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो वी आर कीपिंग इट टिल हियर टुडे। इंशाल्लाह ताला विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन दैट इज ऑन अपकमिंग ट्यूसडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। एनी क्वेश्चंस टिल हियर? Okay, so that will be all for today. Thank you so much guys for joining in. Allah Hafiz. ओके, अल्लाह हाफ़िज़।